जय हिंद छात्रों। पॉलिटी में आइए आज हम लोग पढ़ते हैं आपात उपबंध, इमरजेंसी। आपात उपबंध भारत में समय समय पर स्थिति को संभालने के लिए तथा राज्य स्तर पर भी स्थिति को संभालने के लिए, तमाम झंझावातों से देश को बचाने के लिए और वित्तीय स्तर पर भी इन्हीं कारणों से भारत में आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। भारत का संविधान आपात उपबंध यानी इमरजेंसी की जो व्यवस्था करता है, ये जर्मनी के बीमर गणतंत्र से लिया गया। जर्मनी में एक समय बीमर गणतंत्र का शासन हुआ करता था, वहीं से हम लोगों ने आपात उपबंध एडॉप्ट किया है। ध्यान दीजिएगा, ये 352, 356 और 360 संविधान का अनुच्छेद, ये तीन महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपात उपबंध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि आपात उपबंध 352 राष्ट्र स्तर पर इमरजेंसी या राष्ट्र स्तर पर आपातकाल की बात करता है। इसी तरह से 356 राज्य स्तर पर आपात की बात करता है और 360 ये जो है वित्तीय स्थिति खराब होने के समय आपात की बात करता है। मतलब आपात का मतलब यह है कि आपत्तिजनक स्थितियों में देश पर अकाल पड़ा हो, युद्ध जैसी स्थितियां हो, अशांति हो, सशस्त्र विद्रोह हो, राज्यों में सरकारें ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही हो, वित्तीय स्थिति ठीक न हो, ये आपत्तिजनक स्थितियां हैं और इसको आपातकाल बोला जाता है। इसमें ये आपात की स्थिति है, आपत्ति विपत्ति आ गई है। तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्र की सरकारें, राज्य की सरकारें ये फंक्शन कैसे करेंगी, इसको हम लोगों ने जर्मनी के बीमर गणतंत्र से लेते हुए भारत में इसको अडॉप्ट किया और 356, 360 और उसके पहले 352 इसमें हम लोगों ने इसको रखा है। और किस किस तरह से इस समय सरकारें काम करती हैं, यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो किस तरह सरकारें काम करती हैं, उसके बारे में हम लोगों को आज आपात उपबंध के तहत जानना है। उसे देखिए, एक स्थिति हो सकती है राष्ट्र स्तर पर। मान लीजिए हमारे देश पर किसी देश ने आक्रमण कर दिया या हमारी भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया और हमारे देश ने उस पर आक्रमण कर दिया हो, तो इसको कहते हैं युद्ध, वाह्य आक्रमण। या ऐसी स्थितियां आ गई हो कि देश में आंतरिक अशांति के साथ साथ सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह देश में हो गया हो, तो इन परिस्थितियों में 352 के तहत राष्ट्र स्तर पर आपातकाल लगाती है हमारी संसद, हमारी सरकार और राष्ट्रपति महोदय। ये राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल को 3 भागों में बांटा गया। इसी तरह से राज्य स्तर का भी आपातकाल होता है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश, गणतंत्रीय देश है, संसदीय पद्धति वाला देश है, संसदीय शासन व्यवस्था यहां पर है। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र यानी पूरा राष्ट्र और उसके बाद उसकी इकाइयां यानी देश के राज्य, जो हाल फिलहाल 29 हो गए थे, आजकल 28 है। तो ऐसी स्थितियों में ये जो हमारे राज्य हैं, वहां पर अगर मान लीजिए किसी तरह से शासन तंत्र सही से नहीं चल रहा है, वहां की सरकारें केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर पा रही हैं, या हो सकता है वे भूलवश राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हों, या उनका शासन तंत्र संसदीय पद्धति या देश के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, इन परिस्थितियों में धारा 356 के तहत राज्यपाल महोदय वहां राष्ट्रपति शासन के लिए रिकमेंड करते हैं और फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। उस समय राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से वहां शासन तंत्र को देखता है। और 360 इसी तरह से ऐसी स्थितियां भी आती है, जैसे फिलहाल तो आज तक ये भारत में स्थिति आई नहीं, भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति आएगी भी नहीं। जैसे कोरोना काल में हमारे देश के सारे उद्योग इत्यादि जो है बहुत कम फंक्शन कर रहे हैं, अभी तक तो बिल्कुल लॉकडाउन जैसी स्थिति थी। इन परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल भूतल पर चली गई है। कहां हम 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे थे, लेकिन 5 ट्रिलियन डॉलर जैसी व्यवस्था की बात तो छोड़िए, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल आईसीयू में चली गई।
इन परिस्थितियों में अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि सरकार के पास बहुत ही कम धन बचे, तो उस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है धारा 360 के तहत, अनुच्छेद 360, इसके तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये है आपात उपबंध, जिनके मूलतः 3 क्लासिफिकेशन, जिसे हमने बताया, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय, 3 आपातकाल। तो इसी आपात उपबंधों के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में। तो आइए हम लोग देखें कि किस तरह से आपात उपबंध, जो कि अभी अभी हमने आपको इनके बारे में बताया, किस किस तरह से इनका लगाया जाना और उनका फंक्शन होता है। ये देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, थोड़ी देर पहले हमने आपसे इसकी बातचीत की थी, राष्ट्रीय आपातकाल, है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते समय हमने कहा था कि देखिए, ये धारा 352 के तहत, अभी अभी बताया गया, धारा 352 के तहत राज्यों में देखिए संवैधानिक तंत्र की विफलता 356 के तहत, वित्तीय आपात ये 360 के तहत। तीनों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा अभी अभी आपको बताया। अब इनका आधार देख लीजिए, क्या क्या आधार है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। देखिए, पहले क्या था कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, इस आधार पर जो है हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था। जैसे किसी देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया हो तो युद्ध एक आधार हो गया। बाह्य आक्रमण मतलब हमारे ऊपर किसी ने बाह्य आक्रमण किया हो या हम युद्ध लड़ रहे हो, या पहले ये सशस्त्र विद्रोह नहीं था बल्कि आंतरिक अशांति थी। इंदिरा जी की सरकार ने 1975 में जो इमरजेंसी लगाया था पूरे देश में, उसका आधार आंतरिक अशांति थी। लेकिन उनकी सरकार चले जाने के बाद अगली सरकार ने जो है इसमें व्यवस्था कर दी कि आंतरिक अशांति नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह, देश के अंदर, देश के राज्यों में लोग किसी कारणवश सशस्त्र विद्रोह यानी विद्रोह कर दिए हैं और हथियार लेकर घूम रहे हैं, एक दूसरे को मार काट करने के लिए हथियार लेकर घूम रहे हैं। भारतीय संविधान, भारतीय शासन व्यवस्था से उन्होंने विद्रोह कर दिया है, या आपस में उन्होंने ऐसी लड़ाई झगड़ा कर लिया है कि स्थिति काफी झंझावात जैसी हो गई है, स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और खतरे में आ गई है, और लोग हथियार लेकर एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में कहा जाता है इसको सशस्त्र विद्रोह। और ये सशस्त्र विद्रोह जो है, इसको सशस्त्र विद्रोह के तहत आखिरकार 352 के तहत हम लोग इमरजेंसी लगाते हैं, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, अभी इसकी चर्चा हुई। राज्यों में हमने बताया ही कि ये 356 के तहत यहां लगाया जाता है, शासन तंत्र की विफलता पर जो है, और वित्तीय आपात भी हमने थोड़ी देर पहले बताया। इसमें एक चीज और जाननी होगी, ये लगाया जाता है कैसे? क्या ऐसे ही राष्ट्रपति महोदय के सामने जाके प्रधानमंत्री जी बोल दे और मान लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं माना जाएगा। पहले ऐसा होता था, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल या राज्यों में आपातकाल जैसी व्यवस्था बनती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बाकायदा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही हमारे राष्ट्रपति महोदय किसी भूभाग पर या देश में आपात यानी इमरजेंसी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक बेहतरीन व्यवस्था यह भी कर दी गई कि राष्ट्रीय आपातकाल देश के किसी एक भूभाग पर भी लगाया जा सकता है। जहां ये समस्याएं हो वही लगाया जा सकता है, और पूरे देश में भी लगाया जा सकता है। यदि पूरे देश में झंझावात जैसी स्थिति हो तो पूरे देश में लग सकता है, और पूरे देश में झंझावात जैसी स्थिति न हो तो मात्र किसी एक भाग के समस्या को लेकर के पूरे देश में आपातकाल लगा दिया जाए। पहले जैसा होता था तो वैसा नहीं। 44वां संविधान संशोधन कर दिया कि यदि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर अगर चाहें तो देश के किसी एक भूभाग पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अब तक तो पूरे देश में होता था। ठीक, आधार उसका था युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। पहले आंतरिक अशांति था, अब सशस्त्र विद्रोह है ना। तो ये किसी एक भूभाग पर भी लगाया जा सकता है, पूरे देश में भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह होनी चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल लगाते समय मंत्रिमंडल लिखित रूप से सलाह दे राष्ट्रपति महोदय को, और सलाह देने के बाद जब राष्ट्रपति महोदय इमरजेंसी लगा दे पूरे देश में या किसी भूभाग पर, तो वह राष्ट्रीय आपात की स्थिति में संसद से 1 माह के अंदर फुल मेजोरिटी से पारित होना चाहिए। संसद की अनुमति मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मंत्रिमंडल ने कह दिया और इमरजेंसी लग गई, तब तो राजनीतिक दल जिसकी सरकार होगी वो पूरे देश पे इमरजेंसी इसलिए लगाती रहेगी, उसको खिलवाड़ बना लेगी।
अपने स्वार्थ की पूर्ति का हथियार बना देगी। इसलिए यहां व्यवस्था की गई है कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह हो और वह सलाह 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से पारित हो। बाय द वे मान लीजिए कि लोकसभा न हो उस समय, तो राज्यसभा से पारित हो, राज्यसभा से मेजोरिटी से पारित होनी चाहिए और लोकसभा के आ जाने के 1 माह के भीतर उससे भी पारित करवा लिया जाए, तब जाकर के इमरजेंसी मानी जाएगी। ठीक, यह राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसमें अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लोकसभा भंग की स्थिति में राज्यसभा से पारित हो तथा नई लोकसभा आने के 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर की बात है, पारित होना चाहिए। ठीक, और 352 तथा 356 एक बार में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। इसको देखिए, इमरजेंसी लग गई तो एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक बार अगर इमरजेंसी अभी जारी रखनी है, अभी आपात जैसी स्थितियां हैं, तो उसको एक बार में 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा, फिर दूसरी बार में 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह से एक बार में 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक, और देखिए आशंका के आधार पर जब तक आवश्यक हो तब तक इसको इसी तरह हम 1 माह के लिए 6 माह के लिए बढ़ाते रहेंगे। ये स्थितियां होती हैं, खूब ध्यान से सुनते जाइएगा। आगे देख लीजिए फिर क्या होता है। 352 के तहत एक चीज और भी है, यदि आपात जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, सरकार चाहे तो वह संसद या विधानसभाओं का कार्यकाल भी बढ़ा सकती है, एक बार में 1 वर्ष के लिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आपात कितने दिन के लिए एक बार में बढ़ सकता है? 6 माह के लिए। लेकिन संसद का कार्यकाल या विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने दिन के लिए बढ़ सकता है? 1 वर्ष के लिए। हमारे देश में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अब तक और किसी लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ा है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 साल का हो गया था, क्योंकि इमरजेंसी जैसी स्थिति थी, आपातकाल जैसी स्थिति थी, और उस स्थिति में 1 वर्ष के लिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया। ये जो है आपके सामने है। वापसी की चर्चा कर लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, इसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है। इसके लिए न तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, लिखित प्रस्ताव या संसद का कोई अनुमोदन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, आपातकाल लागू करने के लिए तो संसद की, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह होनी चाहिए और दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। लेकिन अगर उसे वापस लेना हो तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि वह संसद से अनुमोदित किया जाए, या कोई जरूरी नहीं है कि मंत्रिमंडल लिखित सलाह दे। खूब ध्यान से पढ़िएगा, इसको खूब ध्यान से जानिएगा, कोई जरूरत नहीं है। किसी भी समय राष्ट्रपति महोदय इसे वापस ले सकते हैं। इसकी वापसी का जो प्रस्ताव होता है लोकसभा से आता है। ठीक, लोकसभा से इसकी वापसी का प्रस्ताव आएगा और साधारण बहुमत से लोकसभा ने उसके पास कर दिया, बात खत्म। संसद के अनुमोदन की कोई जरूरत नहीं है। जब भी चाहे राष्ट्रपति महोदय से एकदम साधारण बहुमत से लोकसभा द्वारा पारित करवाकर इसको वापस ले सकते हैं। ये होता है। वास्तविक वापसी का प्रस्ताव केवल लोकसभा से आता है, अभी बताया गया है ना, और साधारण बहुमत से पारित होता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल को न्यायालय में प्रवर्तनीय या चुनौती योग्य बना दिया गया। एक चीज और भी किया गया, 44वें संविधान संशोधन में जनता सरकार ने अपने इस इच्छा को आगे बढ़ाते हुए इसे यानी आपातकाल को चुनौती योग्य बना दिया न्यायालय ने, कि कहीं आपकी फुल मेजोरिटी प्रचंड बहुमत हो और आप संसद को या आपातकाल को खिलवाड़ तो नहीं बना लिए हैं। इसको न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत जो है हमारे उच्चतम न्यायालय देख सकती है, यानी इसे न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। ये अब देखिए विधेयकों पर, या यूं कहें कि आगे इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये हम लोगों को जानना होगा। हाँ, यहां जानना चाहिए ये कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है। देखिए कम से कम 3 बार तो हुई है ना। 1962 से 1968 तक जब डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, उस समय वाह्य आक्रमण के आधार पर, आधार क्या था? वाह्य आक्रमण, यानी हमारे देश पर उस समय चीन का हमला हुआ था। तो वाह्य आक्रमण के आधार पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने सरकार के सलाह से जो है राष्ट्रपति शासन लगाया था या राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। इसी तरह से 1971 से 75 पर जब मिस्टर बीबी गिरी, वाराह वेंकट गिरी हमारे देश के राष्ट्रपति थे, तो गिरी जी ने प्रधानमंत्री की सलाह पर जो वाह्य आक्रमण के आधार पर उस समय हमारे देश पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। ठीक, इसी नाते 1971 से 75 तक यह आपातकाल चलता रहा और उस समय भी वाह्य आक्रमण के आधार पर हम लोगों ने अपने देश में इमरजेंसी लगवाई थी राष्ट्रपति महोदय से कहकर। उसी समय बांग्लादेश अलग हुआ था, हमारे देश की सेनाओं ने उसे अलग कर दिया था। और आंतरिक अशांति, ये देखिए
जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 1975 से 1977 के बीच आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा जी के कहने पर उन्होंने देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। बाद में जब इंदिरा जी की सरकार, और इसका कारण भी था, संभवतः हमने कहीं बताया हो, इंदिरा जी राजनारायण से लोकसभा चुनाव यही रायबरेली से हार गई। वैसे तो उन्होंने दिखाया कि हम जीत गए, लेकिन राजनारायण ने जाकर इसको हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया और हाईकोर्ट इलाहाबाद ने पाया कि इंदिरा जी वास्तव में चुनाव में धांधली की हैं और ये हार गई हैं। इंदिरा जी ने त्यागपत्र देने के बजाय पूरे देश में आंतरिक अशांति का हवाला देकर फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, उनसे कह करके देश में इमरजेंसी लगवा दिया। इसे संसदीय इतिहास का काला अध्याय माना जाता है। ठीक, अगली सरकार जब आई तो अगली सरकार जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन करा दिया और उसने कहा अब से आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लागू नहीं की जा सकेगी। इसके लिए आवश्यक होगा कि सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थितियां हो, आंतरिक अशांति नहीं। उसी में यह भी कह दिया गया कि मंत्रिमंडल लिखित रूप से सलाह देगी, केवल प्रधानमंत्री के कह देने मात्र से इमरजेंसी लागू नहीं होगी। मंत्रिमंडल लिखित सलाह देगी तब माना जाएगा और उसको बाकायदे सदन से यानी संसद से पारित करवाया जाएगा तो माना जाएगा। उसी में यह भी कह दिया गया कि इमरजेंसी देश के किसी एक भूभाग पर भी लगाई जा सकती है। यह नहीं कि किसी एक देश के किसी एक भूभाग में थोड़ी समस्या हो पूरे देश में इमरजेंसी लग जाए, ऐसा नहीं। देश के किसी एक भूभाग पर भी इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा तमाम अच्छी चीजें, ये सारी चीजें आई थी। तो ये जो है 3 बार हमारे देश में ऐसा हुआ है। आगे देखिए कि आपातकाल की उद्घोषणा पर हमारे देश की सरकार या राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग थोड़ा जान लें। मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, संविधान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जरा हम लोग जान लें। ये जान लीजिएगा कि आपात की उद्घोषणा जैसे ही होती है वैसे ही संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने का कार्य शुरू हो जाता है। ठीक, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है कि आप फला फला ढंग से कार्य करें। इतना ही नहीं, संघ राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। सरकारें रहेंगी लेकिन अगर चाहेगी संसद तो राज्य सूची के विषयों पर कानून भी बना सकती है। देखिए, केंद्र द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना। इतना ही नहीं, लोकसभा तथा विधानसभाओं की अवधि में वृद्धि की जा सकती है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए हो गया है ना। तो इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो लोकसभा या विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। और इतना ही नहीं, आपात के कारण एक बार 5वीं लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही है। ठीक, और देखिए मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लगाया जाता है और उसके लगते ही अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 जो मौलिक अधिकारों का पहला पैरा है वो निलंबित हो जाता है, समाप्त नहीं होता, निलंबित हो जाता है। तो अनुच्छेद 19, मुझे जहां तक एहसास है कि आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते होंगे अनुच्छेद 19 क्या है। वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, उसमें प्रेस की आजादी निहित है। तो 358 के तहत जैसे ही आपातकाल लगता है अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। ठीक, लेकिन 359 इससे राष्ट्रपति लागू करते हैं। 359 के तहत 21 और 20 दोनों को छोड़कर अनुच्छेद 20 यानी दोहरे दंड से संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इन दोनों अनुच्छेदों को छोड़कर, ये दोनों मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद है इनको छोड़कर संपूर्ण मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 359 के तहत, इन परिस्थितियों में जब 352 के तहत देश में इमरजेंसी लागू हो। समझ लिया आपने, फिर से जान लीजिए। अनुच्छेद 352 के तहत देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। राष्ट्रपति महोदय अगर इमरजेंसी लगाते हैं तो 358 के तहत केवल अनुच्छेद 19 यानी वाक अभिव्यक्ति की आजादी को निलंबित किया जाता है। और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि और भी आवश्यकता है मौलिक अधिकारों को सीमित करने की, तो उस समय अनुच्छेद 359 के तहत वे 20 और 21 अनुच्छेदों को छोड़कर, यानी 20वां अनुच्छेद है दोहरे दंड से संरक्षण, 21वां अनुच्छेद है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इन दोनों को छोड़कर, ये कभी निलंबित नहीं होते, इन दोनों को छोड़कर संपूर्ण मौलिक अधिकारों को उस समय निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित करने का मतलब क्या? निलंबित करने का मतलब इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। यही जो है राष्ट्रीय आपातकाल का हमारे देश के मौलिक अधिकार पर, राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकारों पर यही असर पड़ता है। ठीक, आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला जो इसमें अभी है। जैसा कि हमने आपको ये सब तो बता ही दिया है,
आगे ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 32 एवं 226 भी रोक सकती है। मतलब ये तो वही हुआ जो आगे कहा गया कि मतलब इसके तहत आप अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते अगर 352 लागू हुआ है तो। देखिए भारत में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है, इमरजेंसी कब कब लगी, जरा ये जान लीजिए। देखिए इमरजेंसी वैसे तो हमने राष्ट्र स्तर पर इमरजेंसी को 3 बार लगाया गया, आपको बता दिया कि जब राधाकृष्णन हमारे देश में प्रेसिडेंट थे तो उस समय वायु आक्रमण के आधार पर चीन का आक्रमण हुआ था तो 62 से 67 के तहत उस समय, उसके बाद फिर पाकिस्तान के आक्रमण के समय 71 से 75 के बीच, फिर आंतरिक अशांति, 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया उसके पहले। अब देखिए राज्य स्तर पर जो है आपातकाल जो लगा उसके बारे में जान ले। प्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा 1951 में, वहां राष्ट्रपति शासन लगा था केवल, पहली बार राष्ट्रपति शासन। और दूसरा जान लीजिए प्रथम बार अनुच्छेद 356 के तहत, धारा 356 के तहत चुनी हुई तमिलनाडु की सरकार को 1959 में बर्खास्त कर दिया गया था नेहरू जी की सरकार के द्वारा। यह भी अपने देश में घटना घटित हुई है। क्या है राजन? ठीक, तो इस तरह से ये आपातकाल 352, 356 और 360। जरा इसमें इतना भी जान लीजिए, अगर 356 अगर लागू हो, धारा 356, इस इमरजेंसी के तहत क्या क्या होता है जान लीजिए। अनुच्छेद 356 राज्यों में आपातकाल, क्योंकि 352 तो राष्ट्र आपातकाल है। 356 के तहत राज्यों में आपातकाल उस समय लगाया जाता है यदि राज्यपाल को यह आभास हो जाए, हालांकि एसआर मुंबई के बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में हाईकोर्ट ने सुनिश्चित कर दिया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल का स्वतः संज्ञान जैसी कोई बात नहीं होती, मंत्रिमंडल का समाधान ही राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान है ना। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा शासन के मामले में नहीं होती, ये उसमें है। तो मान लीजिए कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के पीछे मंत्रिमंडल ही हो, ठीक, और उनको ये आभास हो जाए कि राज्य में आंतरिक अशांति है और इस कदर यहां झंझावात है कि राज्य के शासन तंत्र संवैधानिक व्यवस्था के तहत नहीं चलाए जा सकते, नंबर 1। दूसरा, उनको यह आभास हो जाए कि केंद्र द्वारा जो दिया गया निर्देश है उसके अनुपालन में राज्य बिल्कुल असफल है। तीसरा क्या है आधार, यदि उस राज्य की सरकार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, राज्य को अलग करना चाहती हो, विदेशियों से मिली हो, वगैरह वगैरह तमाम, इन तीनों आधारों को लेकर के, इनमें से कोई एक लेकर के भी राज्यपाल महोदय यदि केंद्र को यह संस्तुति भेजते हैं कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति महोदय वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। उस समय क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, राज्य की कार्यपालिका पर प्रभाव यह पड़ेगा कि उस समय राज्य की जो सरकार है वो समाप्त है ना, राज्यपाल ही उस समय राष्ट्रपति की तरफ से शासन करते हैं, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित हो जाती है और उस समय देश की संसद ही उस राज्य के लिए सारे कानून, बजट, शासन तंत्र, सारी व्यवस्था राज्यपाल के माध्यम से करती है। ये धारा 356 के तहत होता है। ठीक, 3 आधार हैं, तीनों आधार आपने जान लिया। और इसके बाद आता है धारा 360 या अनुच्छेद 360, यह वित्तीय आपातकाल। हाँ, मैंने 356 में एक चीज और बताना भुला ही दिया। 356 लागू करने के समय, यानी अगर किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, वहां 356 लागू कर दिया गया, तो संसद से 2 माह के अंदर पारित हो जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 2 माह के अंदर, है ना। मैंने बताया राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह के अंदर संसद से अनुमोदित हो जाना चाहिए, लेकिन राज्य आपातकाल 2 माह के अंदर संसद से अनुमोदित हो जाना चाहिए। ठीक, ये भी जान लीजिए। और राज्य में इसे 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है। अगर राज्य की स्थितियां सामान्य ना हो तो इसको 6 माह कर करके राज्य में इसको बढ़ाते जा सकते हैं। ठीक, बंगाल में पंजाब में 5 वर्ष तक जो है आपातकाल ही लगा रहा। पंजाब आतंकवाद के समय 5 वर्ष तक आपातकाल ही लगा रहा। तो ये है राज्य आपातकाल। और हम लोग देख लेते हैं कि वित्तीय आपातकाल क्या है। अनुच्छेद 360 मैंने भी बताया, राष्ट्र की वित्तीय स्थिति एकदम से खराब हो गई हो, सरकार वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखने में बिल्कुल सक्षम ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में 2 माह के लिए वित्तीय आपातकाल 360 के तहत हमारी केंद्र की सरकार लगा सकती है। कितने समय के लिए, ध्यान रहे, आधार है 2 माह, 2 माह के लिए लगा सकती है। और यदि वो वित्तीय आपातकाल लगाती है तो जो है इन परिस्थितियों में उसे
संसद से 2 माह के अंदर पारित कराना चाहिए। संसद बने दोनों सदन, इनसे 2 माह के अंदर पारित करा लेना चाहिए। तो इस तरह से वित्तीय आपातकाल ये है। एक चीज जान लीजिए, सरकारिया आयोग, मिस्टर रंजीत सिंह सरकारिया, इनका एक आयोग गठित किया केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए, केंद्र राज्य संबंध के लिए, बड़ा फेमस है। डॉक्टर रंजीत सिंह सरकारिया जो है, ये सरकारिया आयोग एक केंद्र राज्य संबंध के लिए ही है, और केंद्र राज्य संबंध के कारण ही पर जो है उन्होंने विचार दिया था, और उनमें उन्होंने बड़ा विचित्र ढंग से विचार दिया था कि यदि किसी राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करना है तो वहां के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल से जरूर समझबूझ करनी चाहिए। ठीक इसी तरह से राज्यपाल को अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कार्य करना चाहिए, ये भी है। इसी तरह से मंत्रिमंडल का जो समाधान है वो वही राज्यपाल का समाधान होना चाहिए, और बिना किसी वजह या राजनीतिक हथकंडे के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहिए, ये उन्होंने अपने समय दिया था। हालांकि उन्होंने कोई विशेष आधार नहीं दिया, इसी कारण के सरकारिया आयोग को सरकार ने स्वीकार नहीं किया, कोई विशेष आधार उन्होंने नहीं दिया, लेकिन इतनी चीजें दिया था, और ये मानने योग्य भी हैं, मानी भी गई है उसमें से बहुत से। तो इस तरह से केंद्र राज्य संबंध के लिए दिया गया यहाँ पर राज्य का। हालांकि केंद्र राज्य संबंध में ये जो राज्यों में 356 लगाया जाना है ना, ये बहुत बड़े विवाद का मुद्दा है। हालांकि हमारे संविधान सभा के सदस्यों और अध्यक्ष ने यह सोचा था कि ये केवल किताब में बनकर रह जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर भी कहते थे कि ये केवल किताब में बनकर रह जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आगे चलकर के धारा 356 सरकारों की महत्वाकांक्षा को पूरा करने का एक साधन बन गया। इस देश में 170 बार राज्यों में आपातकाल लगाया जा चुका है, 170 बार। देश में इंदिरा जी की सरकार ने सबसे अधिक आपातकाल लगाए हैं, 50 बार। देश मतलब राज्यों में 50 बार आपातकाल लगाए। तो ये, और सबसे पहले चुनी हुई सरकार आपातकाल के तहत अगर समाप्त किया तो बर्खास्त किया, तो नेहरू जी की सरकार ने 1959 में बर्खास्त किया था। कम्युनिस्ट सरकार तमिलनाडु की, उसको उन्होंने बर्खास्त कर दिया था धारा 356 के तहत। तब से केंद्र राज्य संबंध में ये जो 356 है, ये बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है, और इनके लिए राज्यपाल महोदय को सबसे ज्यादा खलनायक बताया जाता है, जो कि एक बेहतरीन संवैधानिक पद को आसीन है। तो इस तरह से धारा 352, 356, 360 ये कब लगाए जाते हैं, कितने समय के लिए लगाए जाते हैं, कितना इनका बढ़ सकता है, और संसद से कितने समय अनुमोदित होने चाहिए, और राज्य के शासन तंत्र पर, मौलिक अधिकारों पर इनका क्या असर पड़ता है, राज्यपाल की इसमें क्या भूमिका है, सब आपको बताए गए। इसमें छात्रों आपके लिए इतना बेहतर ढंग से ये बताया गया, इसे कायदे से याद करें, और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज इसमें बस इतना ही। नेक्स्ट हम आपको आगे पढ़ाएंगे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। थैंक यू क्लास।